अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये देखिए, रिकॉग्नाइज ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस कि ओपन सेंटेंस क्या होता है और क्लोज सेंटेंस क्या होता है। तो आइए पहले ओपन सेंटेंस को समझ लेते हैं। An open sentence is neither true nor false until the unknown values have been replaced by a specific values। तो ओपन सेंटेंस जो होता है ये ना ही सही होता है और ना ही गलत होता है, यहाँ तक कि अननोन वैल्यूज की जगह पर खास वैल्यूज को न लगाया जाए। रिपीट कर देता हूँ कि ओपन सेंटेंस जो होता है वो ना ही सही होता है और ना ही गलत होता है, यहाँ तक कि अननोन वैल्यूज की जगह पर खास वैल्यूज को न लगाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 बॉक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब इस बॉक्स की जगह पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई जिसको हम 2 के साथ ऐड करें और इक्वल आए 6 के, यानी ये अननोन वैल्यू है। तो जब तक हम इसमें कोई नंबर या कोई वैल्यू पुट नहीं करते तो ये ओपन सेंटेंस ही रहेगा और इसे हम ना सही कह सकते हैं और ना गलत। अब पार्ट 2 को देख लें। 4 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 8। अब बॉक्स की जगह पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई जिसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और इक्वल आ जाए 8 के, तो ये भी क्या है, ओपन सेंटेंस है। अब पार्ट 3 को देख लें। 9 डिवाइडेड बाय बॉक्स इज इक्वल टू 3। अब बॉक्स की जगह पर अभी हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, यानी ये अननोन वैल्यू है कि जिस पर हम 9 को डिवाइड करें और 3 आ जाए, तो ये भी क्या है, ओपन सेंटेंस है। इसी तरह पार्ट 4 10 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी हमें ये वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है, जिसको हम 10 से माइनस करें और 3 आ जाए। तो ये कौन से सेंटेंसेस हैं, ओपन सेंटेंसेस। अब ये याद रख लें, कीप इन माइंड, अ सेंटेंस विच हैज वन और मोर अननाउन्स इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा अननाउन्स हो वो ओपन सेंटेंस कहलाता है। अब आगे देखें क्लोज सेंटेंस। क्लोज सेंटेंस, अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। तो मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस जो होता है वो हमेशा या तो सही होता है या गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो 16 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना, तो ये सही है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। अब सेकंड एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। 8 इज एन इवन नंबर। तो 8 एक इवन नंबर है, तो ये सही है, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। आगे पार्ट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। तो ये गलत लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये गलत है ना, तो इसे क्या कहेंगे, फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। अब आगे पार्ट 4 8 का एक्सपोनेंट क्या है, 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो 8 का एक्सपोनेंट 4 है ना, तो इसका मतलब है 8 को 4 दफा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। अब आगे समझ लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। जीशान बाय सम ऑब्जेक्ट्स एंड पुट देम इन अ बॉक्स ऑल टुगेदर। तो जीशान ने कुछ चीजें खरीदी और उन तमाम को एक बॉक्स में डाल दिया। नाउ ही वांट्स टू पुट दी ऑब्जेक्ट्स थिंग्स इन डिफरेंट बैग्स। अब जीशान चाहता है कि उन चीजों या उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग बैग्स में डाले। तो उसके पास वो जो ऑब्जेक्ट्स या जो वो चीजें हैं वो क्या क्या हैं, देयर आर 5 पेंसिल्स प्लस 4 शार्पनर्स प्लस 6 रेजर्स। ठीक है, तो उसके पास 5 पेंसिल्स हैं, 4 शार्पनर्स हैं और 6 रेजर्स हैं। इफ वी रिप्लेस द इमेज ऑफ पेंसिल बाय एन इंग्लिश अल्फाबेट एक्स। तो पेंसिल की इमेज को हम रिप्लेस करते हैं एक्स से। इफ वी रिप्लेस द इमेज ऑफ शार्पनर्स बाय एन इंग्लिश अल्फाबेट वाई। और शार्पनर्स की इमेज को रिप्लेस करते हैं वाई से। If we replace the image of razors by an English alphabet Z। और रेजर्स की इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेस करते हैं Z से, तो इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, 5x प्लस 4y प्लस 6z। इट इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 5x से क्या मुराद है कि 5 पेंसिल्स, तो y हमने किसको नाम दिया था, शार्पनर्स को, तो 4y यानी 4 शार्पनर्स प्लस 6z, तो Z हमने नाम दिया था रेजर्स को, तो 6 रेजर्स हैं, ठीक है, 6Z। तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब आगे आ जाएं तो ये नेक्स्ट पेज आ गया, कीप इन माइंड द एक्सप्रेशन इन विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट अलॉन्ग विद नंबर्स आर यूज्ड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को नंबर्स के साथ यूज़ किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसे भी याद रख लें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इन 5x + 4y + 6z, तो इसमें क्या है कि x, y, z जो है ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है ना, इसमें ये जो x, y, z है ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। मजीद पढ़ लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के साथ जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल 4x + 8। अब 4x को और 8 को, इन दोनों को प्लस के जरिए जोड़ा गया है, तो 4x भी एक टर्म है जबकि ये 8 है ये भी एक टर्म है। तो इसमें ये जो 4 है ये कोफिशिएंट कहलाएगा, जबकि x है ये वेरिएबल कहलाएगा, जबकि अकेला ये जो नंबर 8 है ये कांस्टेंट कहलाएगा। आगे इसकी एग्जांपल्स भी देख लें। A few examples of algebraic expressions are given below। तो algebraic expressions की कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे पार्ट 1 18x + y, पार्ट 2 2x + 4, इसी तरह पार्ट 3 8 - 4x + 5y, आखिरी एग्जांपल देख लें 3x + 1/2। तो मजीद वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये देखिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। In mathematics, a variable is an English alphabet or term that represents an unknown number or unknown value or unknown quantity। तो मैथमेटिक्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहते हैं, या वेरिएबल वो टर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है अननोन नंबर को या अननोन वैल्यू को या अननोन क्वांटिटी को। रिपीट कर देता हूँ कि मैथमेटिक्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहते हैं, या वेरिएबल वो टर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है अननोन नंबर को या अननोन वैल्यू को या अननोन क्वांटिटी को। द वेरिएबल्स आर यूज्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो वेरिएबल जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इन 2x + y + 1, तो एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, 3z + 5। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो x और y है ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, और इस एक्सप्रेशन में ये जो z है ये वेरिएबल है। और इसी तरह जो नंबर वेरिएबल के साथ नहीं लिखा होता यानी वो अकेला होता है, तो वो नंबर क्या कहलाता है, कांस्टेंट। अब ये जो 1 है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है। इसी तरह इस एक्सप्रेशन में देखें, ये जो 5 है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो इनमें से जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने अलग लिखना है और जो कांस्टेंट है वो हमने अलग लिखने हैं। अब पहले एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, 18x + y। अब इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y। अब इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो इसमें कांस्टेंट है ही नहीं। अब चूंकि 18 वेरिएबल के साथ है तो इसलिए हम 18 को कांस्टेंट नहीं कह सकते, तो इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट मौजूद ही नहीं। अब आगे देखें 2x + 4, तो पहले इसमें वेरिएबल देख लेते हैं कि कौन सा, ये जो x है ना ये वेरिएबल है, और इसमें कांस्टेंट कौन सा है, ये 4। अब 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4। अब आगे आ जाएं 8 - 4x + 5y, तो इसमें पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो x और y जो हैं ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, और इसमें कांस्टेंट कौन सा है, ये जो 8। अब आगे आ जाएं 3x + 1/2, तो इसमें पहले वेरिएबल देख लेते हैं कौन सा है, ये जो x है ना ये वेरिएबल है, तो यहाँ पर लिख लें x, और इसमें जो कांस्टेंट है वो ये है 1/2। तो उम्मीद है आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अब हम समझ लेते हैं लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स को। तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं, द अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन द सेम वेरिएबल सेम पावर एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो वो अलजेब्रिक टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और वेरिएबल सेम होने के साथ साथ जो पावर उनकी होती है वो भी सेम होती है, तो ऐसी टर्म्स को क्या कहा जाता है, लाइक टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 5x, अब एक टर्म ये 2x है और दूसरी टर्म क्या है, 5x।
अब इस टर्म का भी वेरिएबल x है और इस टर्म का वेरिएबल भी x है, तो वेरिएबल सेम है ना। और वेरिएबल के सेम होने के साथ साथ जो इन वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पर 1 1 ये भी सेम है। और एक बात याद रखनी, जो पावर 1 1 होती है ना वो लिखी नहीं जाती। तो इन टर्म्स के वेरिएबल भी सेम है और इनकी पावर भी सेम है, तो इसीलिए ये जो 2x और 5x है ये लाइक टर्म्स हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 10x की पावर 2, द टर्म 7x की पावर 2, 2x की पावर 2 एंड 10x की पावर 2 आर आल्सो लाइक टर्म्स। तो पहले देखा ना कि इनके वेरिएबल सेम है ना, और वेरिएबल सेम होने के साथ साथ जो उनकी पावर है वो भी सेम है, तो ये टर्म्स क्या कहलाएंगी, लाइक टर्म्स। अब हम समझ लेते हैं अनलाइक टर्म्स को। The algebraic terms that contain the different variables with same power exponent or same variable with different power exponent are called unlike terms। तो ऐसी अलजेब्रिक टर्म्स जिनकी वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं लेकिन जो उनकी पावर होती हैं वो सेम होती हैं, तो भी वो अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। या वेरिएबल सेम होते हैं और जो ऊपर पावर होती है वो डिफरेंट होती हैं, तो वो भी अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y प्लस 3z। अब इस एक्सप्रेशन में देखें कि वेरिएबल सेम नहीं है लेकिन जो इनकी 1 1 1 पावर है वो सेम है, लेकिन इनके वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। अब पावर के सेम होने के साथ साथ वेरिएबल्स का सेम होना भी जरूरी है लाइक टर्म के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7x प्लस 8x की पावर 2 प्लस 5। अब देखिए वेरिएबल तो सेम है लेकिन इसकी पावर यहाँ पे 1 है और इसकी पावर 2 है, तो पावर सेम ना होने की वजह से ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स के लिए जरूरी है कि वेरिएबल्स के साथ साथ जो उनकी पावर होती है वो भी सेम होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी को। तो पहले हम पढ़ते हैं इक्वेशन को। व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वलिटी साइन। तो जब टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम इक्वल के साइन के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3, आगे क्या है इक्वल का साइन, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है 2y प्लस 5। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन की मदद से जोड़ा गया है, तो ये इक्वेशन कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल ले ले 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। अब इन टू एक्सप्रेशन को भी इक्वल की मदद से जोड़ा गया है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इन इक्वलिटी के बारे में। When two algebraic expressions are not equal and are connected by these symbols greater than less than or equal or greater than or equal are called inequalities। जब दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल नहीं होते और उनके ही ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन और इक्वल सिंबल या ग्रेटर देन इक्वल सिंबल की मदद से जोड़ा जाता है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या कहा जाता है, इनइक्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल 2x, तो ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें 2x माइनस 3 लेस देन 5, तो ये भी क्या है, इनइक्वालिटी है। तो उम्मीद है ये अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर समझ आपको नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज को सोल्व करवाऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट नंबर कैन रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये हमें ओपन सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए इनमें ये जो बॉक्स है ना, इनमें हमने कोई नंबर लिखना है। तो पार्ट 1 बॉक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 12, तो 10 में हम 2 ऐड करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा 12। अब आगे पार्ट 2 15 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 12, तो 15 से माइनस करेंगे 3, तो क्या आ जाएगा 12। आगे पार्ट 3 10 डिवाइडेड बाई बॉक्स इज इक्वल टू 5, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे पार्ट 4 बॉक्स मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 28, तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, तो 7 4 टाइम 28। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है
सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। तो इनमें से हमने ओपन सेंटेंसेस और क्लोज सेंटेंसेस को अलग अलग करना है, यानी इनमें ओपन सेंटेंसेस कौन से हैं और क्लोज सेंटेंसेस कौन से हैं। तो ओपन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा अननोन वैल्यूज होती हैं, और क्लोज सेंटेंस में कोई अननोन वैल्यू नहीं होती। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं कि ये एक ओपन सेंटेंस है या क्लोज सेंटेंस। तो पार्ट 1, 2x + 7 = 5। तो इसमें अननोन वैल्यू मौजूद है, ठीक है। ये जो x है ना, ये अननोन वैल्यू है, तो ये ओपन सेंटेंस होगा। तो यहां पर लिख लें ओपन सेंटेंस। आगे पार्ट 2, z + 4 = 10। तो इसमें भी अननोन वैल्यू मौजूद है z, तो ये भी क्या होगा, ओपन सेंटेंस। तो यहां पर लिख लें ओपन सेंटेंस। आगे पार्ट 3, 10 + 10 = 20। तो इसमें अननोन वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, क्लोज सेंटेंस। अब आगे पार्ट 4, 18 / 2 = 9। तो इसमें भी अननोन वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, क्लोज सेंटेंस। तो यहां पर लिख लें क्लोज सेंटेंस। अब आगे पार्ट 5, 10x + 5 = 10। तो इसमें अननोन वैल्यू मौजूद है x, ठीक है। तो ये ओपन सेंटेंस होगा, यहां पर लिखेंगे ओपन सेंटेंस। आगे पार्ट 6, y + z = 16। तो इसमें अननोन वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। y और z जो है ये क्या है, अननोन वैल्यूज। तो ये भी ओपन सेंटेंस होगा, तो यहां पर लिख लें ओपन सेंटेंस। आगे आ जाते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 है 5a + 3b = 10। तो इसमें भी अननोन वैल्यू मौजूद है, ठीक है, a और b। तो ये ओपन सेंटेंस होगा, तो यहां पर लिखेंगे ओपन सेंटेंस। आगे पार्ट 8, 9 / 3 = 3। तो इसमें अननोन वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ये क्लोज सेंटेंस होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्लोज सेंटेंस। अब आगे पार्ट 9 जो कि लास्ट पार्ट है, 7p + 5q = 15। तो इसमें अननोन वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। p और q ये अननोन वैल्यूज हैं, तो ये ओपन सेंटेंस होगा। तो यहां पर लिख लें ओपन सेंटेंस। तो इसी पार्ट 9 के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। तो देखिए ना, ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो इनमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स की तादाद कितनी है वो हमने लिखनी है, और इनमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं, और कंस्टेंट, तो इनमें कांस्टेंट कौन सा है वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं, 4xy। तो इसमें टर्म्स की तादाद कितनी है, तो इसमें एक ही टर्म है, ठीक है, 4xy ये एक ही टर्म है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसमें एक टर्म है, तो यहाँ पर लिख लें 1। और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y जो है ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर लिख लें x y। और इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट की जगह पे हम लिखेंगे 0, कि इसमें कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। अब आगे पार्ट 2, 4x⁻2 - 2y + 8। अब इसको आप x² भी कह सकते हैं। तो पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें टर्म्स की तादाद कितनी है। तो ये एक टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। तो इसमें 3 टर्म्स मौजूद है, ठीक है, 3 टर्म्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो x और y जो हैं ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x y। और इसमें कांस्टेंट कौन सा है, ये जो 8 है ना, ये अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है 8, ठीक है। तो कांस्टेंट की जगह पर हम लिखेंगे 8। अब आगे पार्ट 3, 2xyz + 20। तो इसमें टर्म्स की तादाद कितनी है, तो ये एक टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर लिख लें 2। और इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, x y z जो हैं ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और इसमें कांस्टेंट ये जो 20 है ना, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख लें 20। अब आगे पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है, x⁻2 - 2xy + 16।
तो पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि टर्म्स की तादाद इसमें कितनी है। तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स वाई, और इसमें कांस्टेंट कौन सा है, ये जो 16 है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख लें 16। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। ये हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग करना है। तो लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होने के साथ साथ जो पावर होती है ना वो भी सेम होनी चाहिए, और बाकी जो होती हैं वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1, 3x की पावर 2 प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x की पावर 2। तो इसमें पहले जो लाइक टर्म्स है ना वो हम लिखेंगे, तो यहां पर लिख लें लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होने के साथ साथ जो पावर होती है ना वो भी सेम होनी चाहिए। अब देखिए ना ये क्या है, x की पावर 2, ये भी x की पावर 2, वेरिएबल भी सेम है और जो पावर है वो भी सेम है, तो ये आपस में क्या होंगी, लाइक टर्म्स। तो लिख लें 3x की पावर 2, 9x की पावर 2। बाकी सेम नहीं आ रही तो ये अनलाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। तो यहां पर लिख लें अनलाइक टर्म्स। तो ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है, 4xy और 7। अब आगे पार्ट 2, 4x की पावर 2y प्लस 5x की पावर 2 प्लस 7yx की पावर 2 प्लस 4x। तो पहले इसमें जो लाइक टर्म्स है ना वो लिखेंगे, तो यहां पर लिख लें लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स इनमें से कौन सी हैं, तो देखिए ना ये क्या है, 4x की पावर 2y और ये क्या है 5x की पावर 2। अब x की पावर 2, x की पावर 2 यहाँ तक तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पर y मौजूद है, इसके साथ y मौजूद नहीं है। अब अगली को देख लें 7y x की पावर 2। अब देख लें यहाँ पर भी क्या है, x की पावर 2, यहाँ पे भी x की पावर 2 और यहाँ पे भी y मौजूद है और यहाँ पे भी y मौजूद है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर y बाद में है और यहाँ पर y पहले है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपस में क्या है, लाइक टर्म्स। तो इसमें लाइक टर्म्स सिर्फ यही है, ठीक है, 4x की पावर 2y और 7yx x की पावर 2, ठीक है। अब जो अनलाइक टर्म्स है वो लिख लेंगे, तो यहां पर लिख लें अनलाइक टर्म्स। तो ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है, 5x की पावर 2, 4x। अब आगे पार्ट 3, 2x की पावर 2 प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x की पावर 2। तो पहले इनमें से जो लाइक टर्म्स है ना वो हम लिखेंगे, तो यहां पर लिख लें लाइक टर्म्स। तो ये देखिए x की पावर 2, x की पावर 2, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। तो लिख लें 2x की पावर 2 और 9x की पावर 2, और बाकी ये जो है ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर लिख लें अनलाइक टर्म्स। तो 8xy 8y। अब आगे पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है, 3/2x की पावर 2 प्लस 8 प्लस 9/2x की पावर 2 प्लस 4x। तो ये देखिए x की पावर 2, ये भी x की पावर 2, वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम, तो ये आपस में क्या कहलाएंगी, लाइक टर्म्स। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक टर्म्स। तो क्या है लाइक टर्म्स, ये वाली, ठीक है, 3/2 x की पावर 2 और दूसरी 9/2 x की पावर 2। अब अनलाइक जो बाकी हैं ये अनलाइक टर्म्स है, तो यहाँ पर लिख लें अनलाइक टर्म्स। तो एक 8 है, 4x। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से हमने इक्वेशंस को और इनइक्वालिटीज को अलग अलग करना है। तो टू एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन कहलाती है। इक्वल के साइन के अलावा जो बाकी साइन होते हैं ना, यानी ये देखिए ना, लेस देन आर इक्वल या फिर ग्रेटर देन का या इस तरह, ठीक है, ये जो साइन होते हैं ना, ये अगर आ जाएं तो वो इनइक्वालिटी होती है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। 3x + 8 ग्रेटर देन 10। तो इसमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज हुआ है ना, तो ये इनइक्वालिटी है। तो यहां पर लिख लें इनइक्वालिटी। अब आगे पार्ट 2, 2x - 10 लेस देन आर इक्वल 1। तो इसमें भी इस तरह इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, तो ये भी इनइक्वालिटी है। तो यहां पर लिख लें इनइक्वालिटी। अब आगे पार्ट 3, 3x - 4 = 7x। तो इसके दरमियान क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया, तो ये क्या है, इक्वेशन है। तो यहां पर लिख लें इक्वेशन। अब आगे आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 है 7x - 5 ग्रेटर देन 6x। तो इसमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज हो गया, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है। तो यहां पर लिख लें इनइक्वालिटी। आगे पार्ट 5, 5x = 7। तो इसमें इक्वल का साइन आ गया, तो ये क्या है, इक्वेशन है ये। तो यहां पर लिख लें इक्वेशन। आगे पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, 8x < 5। तो ये भी क्या है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसमें ये जो सिंबल यूज हुआ है ये लेस देन वाला सिंबल है, तो इसके साथ लिख लें इनइक्वालिटी। तो इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ये जो एक्सरसाइज 2.2 है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।